नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करते हैं जो न जाने कितने ही घरों और क्लासरूम्स में एक बड़ी उलझन बना हुआ है। हमारा मकसद है इस उलझन को सुलझाना और उसकी जगह जानकारी और हिम्मत को लाना। तो चलिए साथ मिलकर इस जरूरी सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर माता-पिता और टीचर्स को परेशान कर देता है कि भाई एक बच्चा जो इतना होशियार है, हर बात समझता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की, लिखने पढ़ने की बात आती है, वो पिछड़ क्यों जाता है? क्या वो जानबूझकर मेहनत नहीं कर रहा या फिर कोई ऐसी वजह है जो हमारी नजरों से छिपी हुई है? अगर इस सवाल कभी आपके मन में भी आया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में लगभग 10% बच्चे इन चुनौतियों का सामना करते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब हुआ कि हर क्लास में कम से कम 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। बच्चे का पढ़ाई में संघर्ष करना एक अनसुलझी पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर पहेली का हल होता है। हमें बस सही जानकारी के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना है और फिर देखिए पूरी तस्वीर कैसे साफ हो जाती है। तो सबसे पहले उन गलतफहमियों को दूर करते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमें अक्सर लगता है कि बच्चा या तो आलसी है या फिर कोशिश ही नहीं कर रहा, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये कोई आदत या मर्जी की बात नहीं, बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है। सीधे शब्दों में कहें तो इन बच्चों का दिमाग जानकारी को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, इनकी बुद्धिमानी बिल्कुल सामान्य या कई मामलों में तो औसत से कहीं ज्यादा होती है। तो अगर ये आलस नहीं है और बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? चलिए अब इस पहेली को इसका असली नाम देते हैं और इसकी पहचान को ठीक से समझते हैं। भारत के राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के मुताबिक इसे कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या शॉर्ट में एसएलडी। ये दिमाग से जुड़ी एक ऐसी कंडीशन है जिसका असर बच्चे की कुछ खास स्किल्स पर पड़ता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग याद करना या फिर गणित के सवाल हल करना। सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि इसका बच्चे की ओवरऑल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो सीखना चाहता है पर उसका दिमाग उस खास तरीके से सीखने में उसकी मदद नहीं कर पाता। अब ये जो चुनौती है ये मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरीकों से हमारे सामने आती है और इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे की सही तरह से मदद की जा सके। पहला और सबसे जाना माना प्रकार है डिसलेक्सिया। तारे जमीन पर फिल्म ने हम सबको ईशान अवस्थी के जरिए इसी चुनौती से रूबरू करवाया था। इसका सीधा सीधा संबंध पढ़ने में होने वाली मुश्किलों से है। जरा कल्पना कीजिए, डिसलेक्सिया में बच्चे के लिए अक्षर सिर्फ बेतरतीब निशानियों की तरह होते हैं। वो अक्षरों को उनकी आवाज से नहीं जोड़ पाता। पढ़ते वक्त अक्षर उसे नाचते हुए या उल्टे दिखाई दे सकते हैं, जैसे पी को टी पढ़ना या वॉज को सौ पढ़ना। नतीजा क्या होता है? पढ़ने की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है और जो पढ़ा है उसका मतलब समझना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम बन जाता है। दूसरा प्रकार है डिस्ग्राफिया। इसे ऐसे समझिए, अगर डिसलेक्सिया दिमाग में जानकारी अंदर लेने की चुनौती है तो डिस्ग्राफिया उस जानकारी को कागज पर बाहर उतारने की चुनौती है। इसमें सिर्फ लिखावट ही खराब नहीं होती, बल्कि लिखने का पूरा काम ही एक जंग बन जाता है। स्पेलिंग में बहुत गलतियां होती हैं, अक्षर और शब्द ऊपर नीचे भागते हैं और थोड़ा सा लिखने में ही हाथ पूरी तरह थक जाता है या दर्द करने लगता है। असल में दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, हाथ उन्हें कागज पर उतारने में तालमेल ही नहीं बिठा पाता। और फिर आता है तीसरा प्रकार, डिसकैल्कुलिया। इसे अक्सर मैथ्स डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। ये अंकों और हिसाब किताब की दुनिया में होने वाली एक खास तरह की मुश्किल है। इन बच्चों के लिए नंबर सिर्फ सिंबल्स होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे बेसिक ऑपरेशंस भी उन्हें उलझा देते हैं। उन्हें गणित के निशान समझ नहीं आते और वे अक्सर घड़ी में समय देखने, पैसे गिनने या दिशाओं को समझने जैसी रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत संघर्ष करते हैं। तो इन लक्षणों को पहचानने के बाद क्या? अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है सही जांच करवाना। चलिए अब पहचान से लेकर एक ऑफिशियल डायग्नोसिस तक के सफर को समझते हैं। ये संकेत बच्चे की उम्र के साथ साथ बदलते रहते हैं, जैसे पहली दूसरी क्लास में अक्षर पहचानने में देरी या उन्हें उल्टा लिखना, तीसरी से 5वीं तक आते आते धीमी रीडिंग और स्पेलिंग की ढेरों गलतियां, और बड़ी क्लास में पहुंचकर लंबे पैराग्राफ ना समझ पाना या गणित के सवालों में बुरी तरह उलझ जाना। ये सब वो रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारत में इसकी जांच का एक तयशुदा प्रोसेस है।
सबसे पहले एक आईक्यू टेस्ट होता है, ये पक्का करने के लिए कि बच्चे की बुद्धि सामान्य है। फिर एक एजुकेशनल असेसमेंट होता है, ये देखने के लिए कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पढ़ाई में कितना पीछे है। और आखिर में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर इसे सर्टिफाई करता है। इसके बाद ये एक ऑफिशियल एसएलडी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये बच्चे के लिए मदद के सारे दरवाजे खोल देता है। और बस यहीं से असली काम शुरू होता है। डायग्नोसिस का मतलब समस्या का अंत नहीं, बल्कि सही समाधान की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि मदद की कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि मदद के लिए कई बहुत असरदार तकनीकें मौजूद हैं, जैसे कि रेमीडियल टीचिंग, जिसमें एक स्पेशल एजुकेटर बच्चे को उसी के सीखने के तरीके से पढ़ाता है। हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से एक खास एजुकेशन प्लान यानी आईईपी बनाया जाता है। परीक्षा में एक्स्ट्रा टाइम मिलना या लिखने में मदद के लिए साथी मिलना, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, बच्चे का आत्मविश्वास बनाए रखना और उसे लगातार हिम्मत देना। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो इन बच्चों को ताकत देते हैं, और एक ऐसे भविष्य की जो सिर्फ चुनौतियों से नहीं बल्कि इन बच्चों की अपनी खासियतों से भरा है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत एसएलडी भारत में एक मान्यता प्राप्त दिव्यांगता है। इसका मतलब ये कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि बच्चे का कानूनी अधिकार है कि उसे परीक्षा में जरूरी सुविधाएं मिले, उच्च शिक्षा में आरक्षण मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। ये जानकारी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, जो कहीं ज्यादा चमकदार है। हमें सिर्फ मुश्किलों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। एसएलडी वाले बच्चे अक्सर कमाल के क्रिएटिव होते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता और कुछ नया सोचने का अंदाज जबरदस्त होता है। यही वजह है कि ये बच्चे अक्सर कला, संगीत, खेल या टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है, इन बच्चों को हमारी सजा, हमारी डांट या हमारे तानों की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है तो बस हमारी समझ की, हमारे सहारे की और सही मदद की। और जब हम उन्हें ये तीनों चीजें देते हैं तो वो अपनी असली काबिलियत तक पहुंच ही जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। एक समाज के तौर पर हम इन बच्चों की कमियों को देखने की आदत छोड़कर उनकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे एक नई उड़ान देने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके टेट सारथी परिवार में शामिल हो जाइए और कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए। आपकी फीडबैक से ही हम बेहतर कंटेंट बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर बहुविकल्पी प्रश्न जरूर हल करें। धन्यवाद।